नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रीमा प्रसाद। आज हम सहरसा में हैं। सहरसा की पहचान बताने के लिए हमारे पास सिर्फ दर्द और दर्द ही है। बिहार की शोक नदी कही जाने वाली कोसी को आप कैसे भूल सकते हैं। कोसी त्रासदी जिसने यहाँ के लोगों को जार जार रुलाया। विकास के नारे तो खूब लगे, दावे तो खूब हुए, राजनीतिक समीकरण भी बदले और इसी बदले हुए माहौल में ये जानना जरूरी है चुनावी मौसम में कि आखिर सहरसा किस हाल में है। कोसी पीड़ितों का अब दर्द देखने वाला कोई है या फिर नहीं, आइए जानते हैं। वही पहाड़ा देवा कोसी माँ कसिया बाली है दाना माहे मैया दूर है दूर कोसी माँ भैंसा देवा बाली दा। तो ये दर्द आपने सुना एक गीत के जरिए। यहाँ के लोग कोसी को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि कोसी अपना उग्र रूप धारण न करे। क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पर दिक्कत है जे बहुत दूर बुले पड़े छै, पानी थाल में जाए छै, धार में पार है छै, 12 बजे रात टपे छै, दिन टपे छै। हम लोग को तो पुल का जरूरी है, नदी में नाव नहीं है, यही सब में दिक्कत है। सरकार की तरफ से कुछ आप लोगों को सहायता? कुछ सहायता नहीं अभी। विधायक के जो काम छिके तो विधायक कहाँ कुछ मिलके इलेक्शन में आएगा कहेगा हाँ ये काम करेगा और फिर वो चला जाता है, तो बस इलेक्शन एक टाइम में लौटता है। यहाँ है कोई विद्यार्थी का कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। इस एरिया में हम लोग इतना जान माल मवेशी पाल कर जीवन यापन करते हैं। कुसहा त्रासदी 2008 का वो मंजर शायद ही कोई भूल पाया हो। सरकारी दस्तावेजों में देखेंगे तो शायद उस तबाही को आप आंक नहीं पाएंगे, क्योंकि हजारों गांव तो ऐसे थे जो दफन हो गए, जिनके बारे में पता ही नहीं चला। लोगों की कौन बात करे, वहां तो सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में लोग बर्बाद हुए। चुनावी मौसम है और ये जानना जरूरी है कि हर बार बाढ़ के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके नाम पे चुनावी रोटियां सेकी जाती है। लेकिन कड़वी सच्चाई क्या है यहाँ की? जो दो धाराओं के बीच में लोग जिंदगी जो बसर कर रहे हैं, जो 21वीं सदी के माहौल में भी 16वीं सदी की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ पे कोई साधन नहीं, ना स्कूल की व्यवस्था, ना ही बिजली की सुविधा, ना ही सड़कें, वैसे ही टूटे मकान जिनके गिरने की तारीख पता नहीं, जाने कब बाढ़ की विभीषिका एक बार फिर से आए और वो सब कुछ एक बार फिर से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। उसे ही हम जानने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर यहाँ के लोग इस टापू जैसे इलाके में कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। आइए मेरे साथ। सब दिन इसी तरह से हम लोग का जीवन बेहतर है। सरकार हम लोग को किसी तरह से सुविधा नहीं देती। आज तक जो है सरकार उतनी पैसा ही नहीं दी जिससे घर हम लोगों का बन सकता है। स्कूल में मास्टर है लेकिन नाम क्या है, कभी स्कूल जीवन में नहीं चल रहे हैं। बहुत ऐसा परिवार है जो दाने दाने के लिए मांगता है। झोपड़ी तोपड़ी में कुछ साधन नहीं है, इतना लोग मरे छे, नहीं डॉक्टर। कभी ऐसा होता है कि आप सोई हुई हैं और अचानक से बाढ़ आ गया? वो तो होबे न करे छे। दर्द इतना ज्यादा है कि लोग यहाँ पे साग खा के जिंदगी गुजारते हैं, घूंघे चुन के जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन सरकारों की कुंभकर्णी नींद कहाँ टूटने वाली है। चुनाव का वक्त है, लोग यहाँ भी आएंगे, नेता यहाँ भी पहुंचेंगे वोट के लिए, लेकिन शायद ही कुछ हो। उम्मीद अब यहाँ के लोगों को भी नहीं है और हमें भी नहीं है। दो धाराओं के बीच
सरकार ने इतना तो काम किया कि स्कूल बना दी, लेकिन वो यहाँ के लोगों के मुंह पे तमाचे से कम नहीं कि वहाँ ना शिक्षक आते हैं, ना पढ़ाई की व्यवस्था होती है, बस वो एक इमारत की तरह खड़ा है। लेकिन यहाँ की भी स्थिति है कि अगर कुछ लोग जागरूक हैं इस दियारा इलाके में भी, तो प्राइवेट टीचर्स जो हैं वो फी लेके बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो हम आपको बानगी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि ये फीसद अगर हम निकालने बैठे तो 1% ही होगा 100% में, क्योंकि आंकड़ा बहुत कम है। एक बृहद इलाका है ये दियारा क्षेत्र का। सरकारी स्कूल में ये बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने? सरकारी स्कूल तो ऐसे लगते ही नहीं, तो हो जाएंगे कहाँ बच्चे। तो इसीलिए जो है जिसका गार्जियन इच्छुक है पढ़ाने का, तो वहीं प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं। ऐसा मास्टर है जो कभी यहाँ अभी तक आए भी नहीं। 100 बातों की एक बात वही कि सरकारी स्कूल आखिर है क्यों, और कोई सुविधा तो है नहीं। यानी वहाँ लोग जाएं, वोट दें और नेताओं को जिताएं, और ताकि नेता फिर से क्या करते हैं वो तो आपको भी पता है। तमाम सरकारों से इन्हें कोई उम्मीद नहीं है। शायद इसीलिए हर साल ये कोसी मैया को मनाने के लिए अपने जरिए इसी तरीके से कोशिश करती है, क्योंकि उम्मीद जो टूट चुकी है। चुनाव सर पे फिर से है, फिर से नेताजी आएंगे, ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ कोसी पीड़ितों के जख्मों पे मरहम लगाने के दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाई कि असल में सच्चाई है क्या, जिंदगी लोग किस तरीके से जीते हैं। आगे हम कुछ और दिखाएंगे आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको कोसी त्रासदी का दर्द दिखाया, लेकिन यहाँ हम आप पहुंचे हैं बैजनाथ पेपर मिल के पास। हालांकि आप भी बोर होते होंगे कि हर बार हम हर जिले से एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आते हैं। विडंबना यही है कि ये जो ऐसे खंडर पड़े मेल हैं हर जिले में, वो महज अब चुनावी मुद्दा बनकर रह गए हैं। लोग आते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कुछ होता जाता नहीं है। हालांकि खुद अपनी जुबान से भी वो इस बात को कबूल कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जनता हर बार, चाहे चुनाव कोई भी हो, वो छली जाती है। इस बार भी शायद वैसा ही होगा, क्योंकि जनता के मन में अब उम्मीद है नहीं। जनता से ही जानते हैं कि इस बार के चुनाव में जब वो वोट करेगी तो क्या उसके मन में रहेगा। ये बताइए, हर बार ये पेपर मिल को खोलने का चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके पीछे वजह, कोसी का इलाका पिछड़ा इलाका है। जब इसकी स्थापना हुई, यहाँ के किसानों, छात्र, नौजवान, मजदूरों में काफ़ी आशा जगी, पिछड़े इलाके में उद्योग लगा है, हम लोगों का विकास होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ। जो बंद कब हुआ? ये पेपर मिल चालू होने, ये तो हो गया कि सुहागन होने से पहले ये विधवा हो गया। हम लोग को तो बहुत आशा था कि पेपर मिल चलेगा तो हम लोग जो बेरोजगार हैं कुछ रोजी रोटी लग जाएगा, लेकिन नहीं चालू होने से बहुत दुखी है। हम लोग वोट नहीं देंगे जब तक पेपर मिल चालू नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, हम लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। क्यों? विडंबना है यही कि अगर ये आम जनता पता लगाए भी तो कैसे कि किनके वादों में सच्चाई है और किनके वादे झूठे हैं। यहाँ कभी मत्स्य गंधा झील हुआ करता था, है तो अब भी, लेकिन निशानियां बची है। हालांकि शिलान्यास तो हर वक्त होता है, लेकिन वो महज चुनावी जुमला बन के रह जाता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम बातचीत करते हैं कि इस बार ये चुनावी मुद्दा बनेगा या फिर नहीं बनेगा। यह झील जब से बना था एक आशा थी इस इलाके के लिए, लेकिन आज जो भी सरकार आई है वो सिर्फ वादे की है, कुछ पूरा नहीं करते हैं। लोग टूरिस्ट लोग भी आते थे, बोटिंग करते थे, आनंद उठाते थे, और आदमी पिकनिक मनाने आता था। तो छोटे छोटे दुकानदार, जो चाय वाले, पकोड़े वाले, जितने भी छोटे छोटे जो फुटपाथी, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको रोजगार मिलता था, वो आज
उजड़ गया है। कुछ नहीं होगा, खाली घोषणा है। 5 साल का जो है ना कुर्ता पैजामा खाली लंबा चौड़ा उघाड़ते रहता है, कुछ नहीं करता है, खाली शिलापट लगा देता है चारों तरफ। नहीं नगर का कोई काम है, नहीं मत्स्यगंधा का कोई काम है, खाली है एक ठो चुनाव का कोई सा वोट ठक ले, फिर जनता को ठुकरा दे। तो इस बार आप लोग इतने जागरूक हो गए हैं, लगता है कि आप लोगों को इस बार वो ठग कुछ नहीं करे, हम लोग परिवर्तन करेंगे इस बार। कुछ है ही नहीं, अब तो यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत है। उम्मीद है कि नहीं कि इस चुनाव में कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बोलता है, कहता है, कुछ होने वाला नहीं है। ये सहरसा विडंबना यही है कि बस शहर सा दिखता है नहीं। यहाँ पे ओवरब्रिज बनना था, 1 नहीं 2 नहीं 3 दफे यहाँ पे शिलान्यास हो चुका है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आम लोग अपनी समस्याओं से वैसे ही जूझ रहे हैं। रेलवे ट्रैक होने की वजह से यहाँ घंटों जाम की समस्या हो जाती है। सीधे आम लोगों का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं क्या परेशानी होती है। कुछ खास कारणों से कुछ राजनीतिक लोग जो हैं उनको कुछ क्षति पहुंच सकती थी, उनके व्यवसाय को पहुंच सकती थी क्षति ओवरब्रिज बनने से। उसके कारण से जो है यह ओवरब्रिज को जो है बिल्कुल ठंडे बस्ते में दाब दिया गया। चुनावी मुद्दा तो बनेगा ही। ओवरब्रिज से इतना परेशानी होता है कि पैदल चलना भी जो है सो मुश्किल हो जाता है। और भर दिन में हम अंदाज करते हैं 12 घंटा में कम से कम 6 घंटा जाम में लगा रहता है पूरा टाउन। चुनाव के बाद यदि काम नहीं होगा तो हम लोग सोचेंगे किसको वोट देना है। यही सबसे अफसोस की बात है कि इस समय महागठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, जितने दल शामिल हैं, सभी दलों के नेता के द्वारा यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। उम्मीद है कि नहीं इस बार? बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रहा है। जितने लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आज तक वो पूरा नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से ये कभी पूरा नहीं होगा। और ये मात्र राजनीतिक मुद्दा है, वोट लेने का बहाना है मात्र। वोट तो जिसको जो मन होता है वही करता है, कोई एक भाग थोड़े रहता है। हम देंगे उसको, आप दीजिएगा उसको, तो यानी जात की राजनीति। हाँ, जाति पाति का विशेष राजनीति है। वोट देंगे, वोट भी देंगे नहीं तो जात के नाम पे, विकास के नाम पे, हर चीज के नाम पर देंगे। सहरसा अनाथ हो चुका है, इसलिए कृपया नेताजी से मेरा आग्रह है कि सहरसा को अनाथ होने से बचाइए। सहरसा के विकास के कुछ नहीं, सभी लोगों में इतना आक्रोश है कि वो कह रहे हैं कि सहरसा अनाथ हो चुका है। वाकई अनाथ हो चुका है सहरसा, क्योंकि 3 दफे यहाँ पे रेलवे ब्रिज का शिलान्यास हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये यहाँ की कड़वी सच्चाई है। तमाम पार्टियों की तरफ से तमाम बातें कही जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद चौपाल में इन्हीं सवालों को उठाएंगे नेताजी के सामने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सहरसा की समस्याओं के साथ चौपाल में खड़े हैं। सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको वो हर रिपोर्ट दिखाई जो सहरसा को डिफाइन कर रही है। कोसी, बिहार का शोक, जिसकी त्रासदी झेल रहे लोगों की क्या स्थिति है, वो आपने शुरुआत में ही देखा। अब हम सीधे नेताओं का रुख करते हैं कि क्या हुआ है, कौन से वादे किए गए और कौन से वादे भूल गए, ये हम जानते हैं। क्या वाकई विकास हुआ है यहाँ? आप जहाँ जाइएगा वहीं आपको विकास नजर आएगा। दियारा क्षेत्र गए हैं आप? बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल गए हैं दियारा क्षेत्र। आप अगर दियारा क्षेत्र जाना चाहते हैं तो मैं जाके आई हूँ। जाके आए हैं तो आप बलवाहा के पास कोसी पर महासेतु बना हुआ है, और जब उसको आप पार करेंगी तो पूरा टापू था जहाँ लोग जाता नहीं था, जाने का कोई संसाधन नहीं था सिवा नाव के। आज भी टापू है। आज ही मैं जाके आई हूँ। आज भी टापू है जहाँ जिंदगी 16वीं सदी में है उन लोगों की। एक स्कूल में महीने भर से टीचर्स नहीं आ रहे। हाई स्कूल है, लगभग 15 की संख्या में टीचर्स हैं, वो आ नहीं रहे हैं। हमने टीचर से भी बात करने की कोशिश की। जो इंटरनेट पे वो सुविधा है, वहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि 400 बच्चे स्कूल में प्रेजेंट हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, उन्हें पोशाक राशि दी जा रही है। लेकिन जो गांव वालों की समस्या है वो ये है कि टीचर्स नहीं आते। हो सकता है कुछ टीचर नहीं आते हो, ऐसा नहीं है कि सभी टीचर नहीं आते। टीचर आते हैं और वहाँ पढ़ाई भी होता है, और जो सरकार का व्यवस्था है उस व्यवस्था को फुलफिल भी करता है। बीजेपी से अब बातें, जब तक वो हमारे साथ थे, हमने जो विकास किया वो सारा विकास हमारा किया हुआ है। आज भी जिस जगह का आप नाम लेते हैं, अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे नाव पर आना पड़ता है। किसी स्कूल में टीचर टाइम पर नहीं पहुंचता, एक पुल बन गया, ये अप्रोच नहीं है। यही इनकी विकास है। बिहार के लोग आज भी तरासी के तरस रहे हैं, आज तक ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सहरसा में भी तो हम विकास नहीं देख रहे हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से भाजपा के यहाँ विधायक हैं उनको भी फंड आता है, उस हिसाब से वो विकास नहीं किया। सहरसा की भी स्थिति कुछ ज्यादा सुधरी नहीं है।
कुछ वैसी ही है जो जैसी पहले? 1 वर्षों के अंदर जो हमारे विधायक को मिला है, ऐसा कोई गांव नहीं जहां रोड नहीं हो, पुल नहीं हो, स्कूल की व्यवस्था नहीं हो, सामुदायिक भवन नहीं हो। आज भी वह बन रहा है। आप कहेंगे तो उसका सारा प्रूफ आपको दिया जाएगा, जब चाहे आपको दिखा सकते हैं। सहरसा की कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ जल जमाव नहीं हो, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ कचरा ढेर नहीं हो, यानी और अस्पताल की तो इतनी खराब स्थिति है, वर्णन नहीं कर सकते हैं। गरीब आदमी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अगर किसी स्पोर्ट्समैन का हाथ पैर टूट गया तो वो आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता है। ये यहाँ की जो हॉस्पिटल की बात ये कर रहे हैं, इससे 10 वर्ष पहले यहाँ कुत्ता सोता था, मरीज के जगह पर कुत्ता रहता था। आज जाके आप देखिए उस हॉस्पिटल की स्थिति, जो सैकड़ों की हजारों की संख्या में वहाँ पर 10 साल पहले कुत्ता सोता था वहाँ पे, तो लालू जी का शासन था वहाँ पे, और वो लालू जी आपके साथ। अच्छा, ये बात हम मान लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी पे नहीं जाना चाहिए, वो जो विकास करें हम मेन फोकस उसी पे करें, वैसे कैंडिडेट को चुनें। सहरसा में आज एक ओवरब्रिज का मांग को लेके शायद कितने लोग नेता बन गए मांग उठाते उठाते, और ओवरब्रिज का 4 बार शिलान्यास हुए। शायद यहाँ पे जेडीयू के लोग हैं, तो लोकसभा चुनाव से पहले उनके जो माननीय सांसद जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी, शिलान्यास करके गए। क्या हुआ ओवरब्रिज का, क्या हुआ मत्स्यगंधा झील का, क्या हुआ पेपर मिल का? ये यहाँ पे ऐसा मुद्दा है कि लोग जिंदा रख करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और फिर आगे चल के विधायक एमपी वगैरह बनते हैं। यही राजनीति है इनकी। जनता के मन में बहुत टीस है लालू और नीतीश जी के मिल जाने से। कांग्रेस भी उसी नैया पे सवार है। कांग्रेस कहाँ पा रही है? मैं बता रहा हूँ ना कि 1990-91 में लालू यादव को बिहार की सत्ता में किसने लाया? कांग्रेस मुक्त बिहार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लाया। 4% आबादी वाले नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री किसने बनाया? क्या हम कांग्रेस या जदयू वाले ने, या बिहार के जनता ने? अगर आप उनके साथ बीजेपी रहे तो अच्छे है, मेरे साथ आगे तो वो बुरे हैं क्या? नीतीश आपके साथ तो सुशासन बाबू, जब उनके साथ चले गए तो जंगल राज पार्ट 2। आप जंगल राज 2 में जब हमने उनको साथ दिया, वो हमारे साथ जब तक रहे तो हमारे विकास, जब जो हमारा मैनिफेस्टो बना वो हमारे साथ चले। जब उनको ये लगा कि ये बीजेपी वाले ही मुझे पर भारी पड़ रहे हैं, उनको समझ में आ कि बीजेपी वाले के सामने मेरा कुछ नहीं चलेगा, तो उन दूसरे दलों से उन्होंने घटक दलों से अपना मिलके वह अपने सत्ता के लिए ऐसे लोगों को हट के दिखाया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, और मांझी जी को मुख्यमंत्री बना के उनको ऐसी बेइज्जती कराया जो आज सारे बिहार या देश के लोग देख रहे हैं। सुशासन बाबू यदि फिर से सरकार में आते हैं तो उन्होंने 10 वर्षों में जो कोसी को देश और दुनिया से जोड़ दिया, तो मैं समझता हूं लोगों का जो डिमांड है, यह मत्स्यगंधा झील या शहर में मास्टर प्लान जो जल निकासी का मामला है। आपने पूरी रिपोर्ट के जरिए इलेक्शन एक्सप्रेस में सहरसा के सफर के जरिए जाना कि ये जो नेताओं की दलीलें हैं, उन दलीलों में कितनी सच्चाई है। हमने हर तरीके से आपको दिखाने और बताने की कोशिश की कि वाकई विकास हुआ है या सिर्फ विकास के दावे किए जाते हैं। हालांकि इन्हीं पार्टियों ने कबूली है कि कुछ राजनीतिक मुद्दों को जिंदा रखा जाता है ताकि चुनावी रोटियां सेकी जा सके। इसी के साथ सहरसा से फिलहाल इतना ही। अगले दिन फिर किसी जिले में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।